Let's start with the name of Allah, and today we discuss the energy budget. अब तक हम लोगों ने रिस्पायरेशन पढ़ी है और रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म को पढ़ा इन वेरी डिटेल्ड। किस तरह से 3 स्टेप्स के थ्रू जो है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो सारा है एनर्जी बजट के। ये जो 3 स्टेप्स हैं इनके दरमियान या इनके होते हुए एट द एंड हमें कितनी एनर्जी मिलती है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि हमने अपनी जो सेलुलर रिस्पायरेशन थी एज यू रिमेंबर क्लास से स्टार्ट की थी, क्लास ग्लाइकोलाइसिस से, जहाँ पर ग्लूकोज पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो जो ग्लूकोज पायरोवेट तक पहुंचता है तो यहाँ पर हमने नेट एटीपी की प्रोडक्शन पढ़ी थी कि 2 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 NADH की भी प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ साथ में आपको डॉट्स डालकर मैंने बताया है कि एक NAD किसके इक्वल है, 3 ATP के, यानी एक NADH के अंदर 3 ATP जितनी एनर्जी मौजूद होगी। इसी तरह से 1 FADH2 के अंदर 2 ATP जितनी एनर्जी होगी। 2 ATP मिलेंगे तो 1 FADH2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। 3 ATP हमारे पास होंगे तो एक NADH बनेगा। तो अब हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं और 2 ही ATP प्रोड्यूस हुए हैं ग्लूकोज टू पायरोवेट। तो जो 2 NADH हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उनको अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक ATP NADH के अंदर कितनी ATP जितनी एनर्जी है, 3 ATP जितनी एनर्जी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 ATP आ जाएंगे। 2 ATP प्लस 6 ATP ऐड किए मैंने, कितने ATP आ गए, 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्लास जो हमें एनर्जी बजट मिल रहा है, जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कितने ATPs हैं, मैंने टिक कर दिया यहाँ पर 8 ATP। ये यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ मैं। आपकी बुक में एक सिंपली चेन सी बनी हुई है, वहाँ से अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें आप लोग। यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप वाइज कर कर आपको बताया हुआ है। तो ये चीज़ जो याद रखने वाली है कि 1 NADH किसके बराबर है, 3 ATP के। जहाँ पर भी 1 NADH आएगा तो उसको 3 ATP लिखेंगे, 2 NADH आया तो 6 ATP लिखेंगे, क्योंकि डबल करना है हमने। 1 FADH2 बराबर है 2 ATP के। हो गया क्लियर क्लास। अब हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी आए हैं, 8 एटीपी हमारे पास आ चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम। पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के पास जाएगा, कोएंजाइम के पास, और फिर आगे हमारा क्रैब साइकिल स्टार्ट होता है। तो पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम तक आते हुए जो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो 2 NADH हैं। कितने, 2 NADH हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एटीपी जो है वो खर्च हो जाएगा फ्रॉम मूविंग साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है और जो क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा साइकिल एंटर होगा तो एक एटीपी वहाँ पर खर्च हो जाएगा जो कि NADH के अंदर मौजूद है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 NADH, इनमें से 2 ATP निकल चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेट प्रोडक्शन है वो 4 ATP है। अगर आम सिचुएशन होती तो 6 ATP होते, जिसपे मैंने टिक किया है, लेकिन अब हमारे पास कितने ATP हैं, 4 ATP, क्योंकि जो एक एक ATP है वो हमारा खर्च हो चुका है। आगे समझ क्लास आपको कहाँ पे खर्च हुआ, यहाँ पर थ्योरी मैंने लिख दी है कि 1 ATP इज यूटिलाइज्ड from moving cytoplasm to mitochondrial membrane. So here net production of ATP is 4 ATP. अच्छा जी, अब ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 8 ATP थे, यहाँ हमारे पास 4 ATP हैं। ये जो इन पर टिक हैं इनको याद रखने, आगे जाके इन सबको हम एड अप करेंगे। अब हमारे पास आ गया फाइनल एंड लास्ट स्टेप, और सबसे ज़्यादा जिस स्टेप के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है वो है क्रेब्स साइकिल। अब एसिटाइल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल को रन करवाएगा, क्रेब्स साइकिल को चलाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, 6 NADH की प्रोडक्शन होगी, 2 FADH2 की प्रोडक्शन होगी। अब
सिंपली तो हमने देख लिया कि 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 FADH2 इस सारे के दौरान प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन 6 NADH मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक NADH के अंदर हमने स्टार्ट में पढ़ा था 3 एटीपी जितनी एनर्जी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने एटीपी आए क्लास? वी गेट 18 एटीपी। इसी तरह से 2 FADH2, एक FADH2 के अंदर कितनी एनर्जी थी? 2 एटीपी जितनी। 2 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4 एटीपी। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एटीपीज पढ़े, हमने पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के दौरान बनने वाले एटीपीज की प्रोडक्शन पढ़ी, और फिर हमने एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल बनने के दौरान वाले एटीपीज की प्रोडक्शन देखी। अब हम इन सबको क्या करते हैं क्लास? कैलकुलेट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास कितने एटीपी आए थे? 8 एटीपी, जो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, ग्लूकोज टू पायरोवेट 8 एटीपी। उसके बाद पायरोवेट से लेकर एसिटाइल कोएंजाइम तक हमारे पास कितने एटीपी बने थे? 4 एटीपी, टिक किया हुआ है। फिर इसी साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में सबसे ऊपर देखें जिस पे टिक है 2 एटीपी, नेक्स्ट 18 एटीपी जिसके ऊपर टिक है, और फिर 4 एटीपी। अब इन सबको कैलकुलेट करें तो बेटा हमारे पास नेट प्रोडक्शन आती है 36 एटीपी। तो टोटल हमारे पास एट द एंड जो एटीपी की प्रोडक्शन आती है वो है 36 एटीपी। यानी रिएक्शन ये जो ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़कर हमें कितने एटीपी दे रहा है? 36। तो आज से आपको ये बात पता चल गई है, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, एक बायो पढ़ने वाले इंसान की तरह, कि ये नॉर्मल इंसान को नहीं पता। आपको पता है, आप उनसे यूनिक हो, आप उनसे अलग हो। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के हमें 36 एटीपी दे रहा है। सो ये सारा एनर्जी बजट है।